गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10वीं विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1। पिछली कक्षा में हमने सहसंयोजी बंध के बारे में पढ़ा था। आज हम देखने वाले हैं कि कार्बन एक अद्वितीय तत्व कैसे है। शुरू करते हैं। कुछ अन्य तत्वों की तरह कार्बन परमाणु संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके सहज संयोजकीय बंध बनाते हैं। यह हमने देखा। उसी प्रकार से मीथेन इस सरलतम कार्बोनिक यौगिक की संरचना भी हमने देखी। परंतु अन्य तत्वों की अपेक्षा कार्बन की विशेषता यह है कि कार्बन से बनने वाले यौगिकों की संख्या सबसे अधिक है। प्रारंभ में हमने देखा था कि धातु और कांच की बनी वस्तुओं के अलावा अन्य सभी वस्तुएं कार्बन से बनी होती है। हम कह सकते हैं कि संपूर्ण सजीव सृष्टि कार्बन यौगिक से बनी है। अपना शरीर भी कार्बन से ही बना है। कार्बन से मीथेन जैसे छोटे व सरलतम अणु से लेकर डीएनए जैसे महाप्रचंड अणु तक लाखों प्रकार के अणु बनते हैं। संपूर्ण सजीव सृष्टि ही कार्बन से बनी हुई है। इसका मतलब यह है कि छोटे से छोटे और सरलतम अणु से लेकर महाप्रचंड अणु तक सभी लाखों प्रकार के अणु कार्बन के ही बने हुए हैं। कार्बन के अणु द्रव्यमान की व्याप्ति 10 का 12वां घात तक फैली हुई है। इसका अर्थ यह है कि कार्बन के परमाणु बहुत बड़ी संख्या में एकत्र प्रचंड बड़े अणु बनते हैं। कार्बन को एक अद्वितीय गुणधर्म कैसे प्राप्त हुआ है, यह हम आगे देखते हैं। कार्बन में एक दूसरे के साथ कार्बन एक दूसरे कार्बन के साथ सहसंयोजकीय बंध बनाता है, जिससे बड़े अणु का निर्माण होता है। कार्बन परमाणु के इस गुणधर्म को श्रृंखला बंधन शक्ति कहते हैं। एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सहसंयोजकीय बंध बनाता है और बड़े अणु का निर्माण करता है। कार्बन के इसी क्षमता को, इसी गुणधर्म को श्रृंखला बंधन शक्ति ऐसे कहा जाता है। कार्बोनिक यौगिक में कार्बन परमाणुओं की मुक्त श्रृंखला यानी कि मुक्त श्रृंखला यानी कि आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने आपको बनाकर दिखाया हुआ है, ये मुक्त श्रृंखला है। मुक्त श्रृंखला या बंद श्रृंखला दो प्रकार की श्रृंखलाएं बनाई जाती हैं। मुक्त श्रृंखला यह सरल श्रृंखला होती है या शाखित श्रृंखला होती है। शाखित श्रृंखला का मतलब है, यहाँ पर मैंने आपको ये सरल श्रृंखला दिखाई है। शाखित श्रृंखला में क्या होता है, इसी के आगे यहाँ पर और नई एक श्रृंखला बनती है। मतलब यहाँ पर ये श्रृंखला तो बनी ही है आपकी, ऊपर से यहाँ पर और नई श्रृंखला बनती है। इसे कहते हैं शाखित श्रृंखला। इसके बारे में हम दोबारा बाद में पढ़ेंगे। मुक्त श्रृंखला के दो भाग पड़ते हैं। एक होती है सरल श्रृंखला, दूसरी होती है शाखित श्रृंखला। बंद श्रृंखला यानी कि वलयाकार श्रृंखला, देखिए इसे कहते हैं बंद श्रृंखला। इस प्रकार से बंद बना होता है, जिसको कहते हैं बंद श्रृंखला। सहसंयोजकीय बंध बनाने के कारण कार्बन स्थायी होता है। कार्बन का जो परमाणु होता है, दो का परमाणु जो होते हैं वो स्थायी बन जाते हैं और इस स्थायी प्रबल सहसंयोजकीय बंध के कारण कार्बन को श्रृंखला बंधन शक्ति प्राप्त होती है। यानी कि कार्बन दोनों के सहसंयोजकीय बंध के कारण उसमें एक शक्ति का निर्माण होता है। उस शक्ति के कारण, सहसंयोजकीय बंध के कारण कार्बन का परमाणु जो होता है वो स्थायी बन जाता है, स्थिर बन जाता है और
श्रृंखला बंधन की शक्ति कार्बन को प्राप्त होती है, जिसके कारण कार्बन अपने आप अलग एक से ज़्यादा कार्बनों के साथ जुड़कर एक चेन बनाता है या तो वलयाकार बंधन बनाता है। कार्बन के अद्वितीय होने का दूसरा और एक पॉइंट यह है कि कार्बन के दो परमाणु एक दूसरे के साथ जब सहसंयोजकीय बंध बनाते हैं तब वो एक, दो या तीन सहसंयोजकीय बंध बना सकते हैं, जिन्हें हम क्रमशः इकहरा बंध, दोहरा बंध और तिहरा बंध कहते हैं। इकहरे बंध की देखो यहाँ मैंने आपको आकृति बनाकर दिखाई हुई है। यहाँ पर देख सकते हो आप, रेड पेन से मैंने यहाँ पर बंध बनाया है। एक ही बंध है, एक ही वहाँ पर आपने रेखा देखी है, यानी कि एक ही बंध बना है। आप देख सकते हो कि कार्बन जो है यहाँ पर कार्बन के 4 परमाणु होते हैं, सॉरी कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, जो कार्बन की जो संयोजकता है वो 4 है, यानी कि आप 4 इलेक्ट्रॉन ले सकते हो या 4 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो। तो कार्बन जो है वो चतुसंयोजी है, 4 जगह से वो संयोजन कर सकता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर कि कार्बन जो है यहाँ पर 4 जगह से संयोजन कर सकता है। उसमें से आप देख सकते हो, मैंने यहाँ बना के दिखाया आपको, देख रहे हो आप, ये आप देखिए यहाँ पर, आप यहाँ पर देख सकते हो कि कार्बन को मैंने 4 जगह पे लाइन बनाई है, डॉट्स बनाए हैं, है ना। तो यहाँ पर एक जो बीच वाला डॉट है वो दूसरे कार्बन के साथ जुड़कर सहसंयोजकीय बंध बना रहा है, और खुला यानी कि फ्री लूज कितने रेखाएं हैं, बाकी की बची हुई 3 रेखाएं कैसी है, वो लूज है। और ये जो रेखा बनी है यहाँ पर, ये क्या कर रही है, दूसरे कार्बन के साथ सहसंयोजकीय बंध बना रही है। तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि कार्बन के चारों ओर ये 4 चतुसंयोजी कार्बन दिखना चाहिए। चारों ओर से कार्बन जो है वो दूसरे किसी के साथ भी बंध बनाने के लिए रेडी होना चाहिए। तो ये आपको वैलेंसी कार्बन की चेक करनी है, 1 2 3 4, और ये जो है यहाँ पर बंध बना रहा है, तो ये इसके 4 हो गए। अब इस कार्बन की देखो, 1 2 3 और 4, इसे ध्यान में रखो हमेशा। तो इकहरे बंध में आप देख सकते हो इथेन जो है उसका बहुत अच्छा उदाहरण है इकहरे बंध का। आगे देख सकते हो आप दोहरे बंध में, आप देखिए दोबारा मैंने आपको बताया ना, कार्बन जो है वो चतुर्संयोजी है, यानी कि 1 2 3 ये तो हो गया, पर यहाँ पर एक की जगह 2 चाहिए आपको, क्योंकि दोहरा बंध हो रहा है ना। तो ये वाला निकाल दो, यहाँ से इसको निकाल दो नीचे वाले को, और यहाँ पे 2 लगा दो। अब देखो कार्बन के 4 हो गए, 1 2 3 और 4। अब इस कार्बन के देखो ऑलरेडी यहाँ के 2 है ही, 1 2, अब ये बन गया 3 और ये हो गया 4। तो इस प्रकार से आपको कार्बन के बंध दिखाने हैं। तो यहाँ पर कार्बन का दोहरा बंध बन रहा है, जो कि उसका उदाहरण है एथेन। और तिहरे बंध में देखो, मैंने आपको बताया ना अभी कि कार्बन है आपका, इसका ये एक बंध है, 1 2 3, क्योंकि तिहरा बंध बन रहा है ना, तो 3 यहाँ पर आ गए, तो ये 4 बन गए कार्बन के। इस कार्बन के देखो ऑलरेडी ये 3 है और ये चौथा 4 हो गए, यानी कि 3 सहसंयोजी बंध बना रहे, और बाजू में एक एक जो है वो एक्स्ट्रा आ रहा है। तो इसका उदाहरण कौन सा है, इथाइन। तो कार्बन के 3 सहसंयोजी बंध बनते हैं, इकहरा बंध, दोहरा बंध और तिहरा बंध। मैंने आपको इसे बताया कि कार्बन जो है वो चतुर्संयोजी होने के कारण वो अन्य परमाणु, मतलब एक तो वो कार्बन के साथ सहसंयोजी बंध बना रहा है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर तो वो कार्बन के साथ सहसंयोजी बंध बना रहा है, लेकिन जो बाकी की उसके जो 3 खुले जो बंध है वो किसी और के साथ भी क्या कर सकते हैं, बंध बना सकते। तो ये चतुर्संयोजी बंध है ना। यहाँ पर वो क्या कर सकता है, किसी और के साथ, जैसा भी देखो यहाँ पे Cl क्लोरीन के साथ भी बंध बना सकता है, OH के साथ भी बंध बना सकता है, यानी कि
चतुसंयोजक होने के कारण कार्बन परमाणु अन्य 4 परमाणुओं के साथ भी बंध बनाकर अनेक यौगिकों का निर्माण कर सकता है। इसके बाद कार्बनिक यौगिकों की संख्या बढ़ने का एक कारण है कि कार्बन की एक सबसे बड़ी विशेषता क्या है? कार्बन में समावयवता यह गुणधर्म पाया जाता है। समावयवता यह गुणधर्म कार्बन में पाया जाता है, यानी कि कार्बन बहुत आसानी से अन्य तत्वों के साथ संयोजन करता है, अपना सहसंयोजकीय बंध बनाता है बहुत ही आसानी से। इसीलिए कार्बनिक यौगिकों की संख्या सबसे अधिक है। तो कार्बन अद्वितीय होने का जो हमने 4 कारण यहाँ पर अभी देखे, दोबारा एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला कारण है कि कार्बन की सहसंयोजकीय बंध बनाने की जो अद्वितीय क्षमता है, उसके कारण वह श्रृंखला बंधन शक्ति उसमें प्राप्त होती है, जिससे वह मुक्त श्रृंखला और बंध श्रृंखला बना सकता है। कार्बन के 3 प्रकार के सहसंयोजीय बंध होते हैं: इकरा बंध, दोहरा बंध, तिहरा बंध। कार्बन चतुसंयोजी होता है, जिसके कारण वह कार्बन के परमाणु के अलावा अन्य बाकी 3 परमाणुओं के साथ भी बंध बना सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण गुणधर्म है उसका समावयवता। यह गुणधर्म कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है। हाइड्रोकार्बन संतृप्त और असंतृप्त, यानी सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। कार्बनिक यौगिक में अनेक तत्वों का समावेश होता है। अधिकांश कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन इस तत्व का समावेश कम अधिक मात्रा में होता है। जिन यौगिकों में केवल कार्बन और हाइड्रोजन ये 2 ही तत्व होते हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। इसे आप ध्यान रखिए। जिन यौगिकों में केवल कार्बन और हाइड्रोजन यह तत्व पाए जाते हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। यह सबसे सरल व मूलभूत कार्बनिक यौगिक है। हाइड्रोकार्बन्स क्या है? बहुत ही सरल मूलभूत कार्बनिक यौगिक है। सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन अर्थात 1 कार्बन परमाणु और 4 हाइड्रोजन परमाणु, यानी कि कौन सा? देखिए, 1 कार्बन सबसे छोटा वाला कौन सा हाइड्रोकार्बन है? 1 कार्बन। और उसको ये जो 4 आपको दिख रहे हैं, ये देखिए, 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, ये सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन है, जिसे कहा जाता है CH4, यानी कि मीथेन। मीथेन यह सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन है। हमने मीथेन की संरचना पहले ही देखी है, हम यहाँ पढ़ रहे हैं। इथेन यह भी एक हाइड्रोकार्बन है, जिसका अणुसूत्र है C2H6। मैंने बताया था ना आपको, जिसमें 2, पहले हमने मीथेन में देखा था 1 ही कार्बन था, उसे 4 हाइड्रोजन अटैच थे। अब देख रहे हैं हम 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? देखो, गिनो तो, 2 कार्बन यानी कि C2 और H कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, C2H6, ये क्या हो गया? इथेन। मीथेन कैसा था? मीथेन था CH4। इथेन कैसा है? C2H6। ठीक है। उसके बाद आएगा आगे प्रोपेन। प्रोपेन का क्या होगा? C3H8। C3
H8। प्रोपेन को कैसे दिखाओगे आप? 1 2 और ये 3 कार्बन, और बाकी बचे यहाँ पे सबसे आखिरी वाले को 3 आएंगे और बीच वाले को 2 आएंगे। क्यों? 1 2 3 4, है ना? तो कितने हो गए हाइड्रोजन गिनो? ये आपके हो गए 8 हाइड्रोजन। यानी प्रोपेन क्या हो गया? प्रोपेन हो गया C3H8। तो इस प्रकार से कार्बन और हाइड्रोजन के जो यौगिक होते हैं उनके नाम है। सबसे छोटा वाला कौन सा है? मीथेन CH4। उसके बाद आएगा इथेन C2H6 और फिर आएगा प्रोपेन C3H8। हाइड्रोकार्बन की रेखा संरचना लेखन का पहला चरण है अणु में स्थित कार्बन परमाणुओं को एक दूसरे से इकट्ठे बंध से जोड़ना। उसके बाद दूसरे चरण में चतुसंयोजकीय कार्बन के बीच संयोजकताओं की पूर्ति करने के लिए अणुसूत्र के हाइड्रोजन परमाणुओं का उपयोग करना। इसमें आकृति में देखो, अगले आकृति में इन्होंने आपको डॉट संरचना दिखाई है इथेन की। ये देखिए, आप देख सकते हो। सबसे पहले क्या करना है, आपने कार्बन को, अब इथेन कहा है तो 2 कार्बन जोड़ने हैं, तो 2 कार्बनों को पहले जोड़ लो। ये सबसे पहला चरण है। फिर हमने ये देखना है कि कार्बन की ये कितनी है, वैलेंसी 4। तो कार्बन के 4 आपको चतुसंयोजकता दिखानी, 1 2 3 और 4 हो गया। इस कार्बन की पूरी हो गई। अब इस कार्बन की तरफ आ जाओ, 1 2 3 और 4, सॉरी। तो इस प्रकार से आपको उसके बंध दिखाने हैं और फिर उनमें आपको हाइड्रोजन को जोड़ देना है। ऐसे समझ में आया? अब अगर हम, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, प्रोपेन की दिखाओ, तो प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं। तो सबसे पहले कार्बन दिखा दो, फिर उनको हाइड्रोजन की वैलेंसी जोड़ दो। उनकी वैलेंसी दिखाओ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसको हाइड्रोजन जोड़ दो। समझा? तो इस प्रकार से इनके 2 चरण पाए जाते हैं। ये आकृतियाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको परीक्षा में ये पूछी जा सकती है। इनको अच्छे से आप स्टडी करो, इनकी प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट देखिए, इथेन प्रोपेन इनके संरचना सूत्र से दिखाई देता है कि परमाणुओं की संयोजकता की पूर्ति एकहरे बंध से बंधी हुई है। ऐसे यौगिकों को संतृप्त यौगिक कहते हैं। जिनमें इकहरा बंध होता है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को अल्केन भी कहते हैं। देखो, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, इनको क्या कहते हैं? अल्केन। समझा? अल्केन। कार्बन के 2 परमाणु वाले और 2 हाइड्रोकार्बन हैं, इथीन और इथाइन, जिसमें आपको 2 कार्बन के बंध दिखाई देते हैं। ये वाले बंध, ये वाला जो बंध है ना कार्बन का, ये वाला आपको किस में दिखाई देगा? इथीन में और इथाइन में। देखिए, यहाँ आपको बना के दिया हुआ है, देख सकते हो आप। इसके भी वही करना है। सबसे पहले आपने 2 कार्बन को जोड़ना है, ये देखो, सबसे पहले आपने 2 कार्बन को जोड़ना है। फिर अब देखिए, सिंगल सिंगल हमने पहले बॉन्ड लगा दिए, 1 2 3 और ये 4। अब इस कार्बन की तरफ देखो,
ये देखो, ये कार्बन इधर है, 1 2 और 3, चौथा किधर है, तो चौथा आ गया ये डबल बॉन्ड में। इसमें देखो 1 2 और 3, तो चौथा किधर है, चौथा आ गया इधर डबल बॉन्ड में। तो ये हो गया आपका एथीन। उसी प्रकार से आप इथाइन का भी अणुसूत्र बनाओगे। अब इथाइन के लिए देखो, इथाइन में सबसे पहले इथाइन का क्या सूत्र है, अणुसूत्र C2H2। C2 तो 2 C है, सही बात है, और H कितने दिए हैं, H आपको 2 ही दिए हैं। C2H2, अब देखिए कि क्या चतुसंयोजकता पूरी होती है, 1 2, बाकी के और 2 आपको दिखाने, पर आप और 2 हाइड्रोजन नहीं जोड़ सकते हो, इसलिए यहाँ पर आएगा ट्रिपल बॉन्ड। 2 और हाइड्रोजन नहीं जोड़ सकते क्योंकि उसका अणुसूत्र क्या है, C2H2, C2H2 है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा, यानी कि तिहरा बंध आएगा। यहाँ देखिए, कार्बन कार्बन का दोहरा बंध हो तो उसे अल्कीन कहा जाता है, और अगर कार्बन कार्बन का तिहरा बंध हो तो उसे अल्काइन कहा जाता है। यह असंतृप्त यौगिक होते हैं, जिसका केवल, देखिए दोबारा एक बार, जिनका केवल सिंगल बंध होता है यानी कि एकहरा बंध होता है तो उसे कहा जाता है अल्केन। जिनका एकहरा बंध होता है उसे कहा जाता है अल्केन। और जो अल्केन होते हैं वो संतृप्त यौगिक होते हैं। ध्यान में रखो, अल्केन संतृप्त यौगिक होते हैं, और जिनका दोहरा और तिहरा बंध होता है, जिन्हें क्रमशः अल्कीन और अल्काइन कहा जाता है, यह असंतृप्त यौगिक होते हैं। संतृप्त यौगिक की अपेक्षा असंतृप्त यौगिक अधिक क्रियाशील होते हैं। असंतृप्त यौगिक अधिक क्रियाशील होते हैं। असंतृप्त यौगिक अधिक क्रियाशील होते हैं। इन बातों को आपने ध्यान में रखना है। हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि इकहरा बंध हो, जो हमने सबसे पहले देखा कि कार्बन और हाइड्रोजन के तत्वों को से बनने वाले जो यौगिक है उन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन होता है मीथेन का, उसके बाद आता है इथेन, प्रोपेन और अन्य बाकी। फिर हमने देखा कि अणुसूत्र के अनुसार कार्बन को डॉट या रेखा संरचना में कैसे दिखाया जाता है, उसके 2 चरण हमने देखे। फिर मैंने आपको बताया कि कार्बन और हाइड्रोजन में अगर इकहरा बंध हो तो वह यौगिक संतृप्त यौगिक होते हैं और उन्हें अल्केन कहा जाता है, और यदि उनमें दोहरा और तिहरा बंध हो तो वह असंतृप्त यौगिक होते हैं, जिन्हें क्रमशः अल्कीन और अल्काइन कहा जाता है। असंतृप्त यौगिक संतृप्त यौगिक की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। आपने पेज नंबर 113, 113, 114 और 115 अच्छे से घर पे पढ़ना है। और ये जो यहाँ पे आकृतियाँ दी हुई है, ये जो कोष्टक दिए हुए हैं, इन कोष्टकों को और इन आकृतियों को अच्छे से स्टडी करना है। और इकहरा, दोहरा और तिहरा बंध का अर्थ क्या है और किस प्रकार से आप 2 चरणों का उपयोग करके आकृति बना सकते हो, ये आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। परीक्षा में ये पूछा जाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगली कक्षा में हम सरल श्रृंखला, शाखी श्रृंखला और
वलय श्रृंखला के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।